तो हमने पहले ही वीडियो में बात किया था कि दो तरह की मंडी होती है। एक तो लोकल मंडी जिसे हम लोकल मार्केट कहते हैं, और दूसरा एपीएमसी मंडी। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 करके। उस वीडियो का टाइटल मैंने डाला है। तो अब हम चलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 2। जी। अब तक किसान के पास दो रास्ते थे, लोकल मार्केट और एपीएमसी मंडी। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि मंडियों में होने वाले अनियमितताओं और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने तीसरा विकल्प दिया, जिसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। एमएसपी का मूल उद्देश्य था कि यदि बाजार में किसी फसल की कीमत बहुत नीचे चली जाए, तब भी किसान को उसकी मेहनत का एक निश्चित न्यूनतम मूल्य मिल सके। सरकार हर साल कुछ चुनिंदा फसलों के लिए एक न्यूनतम खरीद मूल्य घोषित करती है। यदि बाजार में व्यापारी निर्धारित मूल्य से कम कीमत देने की कोशिश करे तो किसान के पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी उपज सीधे सरकार एजेंसियों को एमएसपी पर बेच सके। उदाहरण के तौर पर, यदि गेहूं का एमएसपी सरकार द्वारा 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाता है और बाजार में व्यापारी केवल 1800 या 1850 रुपये देने को तैयार है, तो किसान सरकारी खरीद केंद्र पर जाकर अपनी फसल एमएसपी के अनुसार बेच सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाली अधिक उतार चढ़ाव से बचाना था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि एमएसपी देश की हर फसल पर लागू नहीं होता है। केवल लगभग 23 प्रमुख फसलें ही इस व्यवस्था के अंतर्गत आती है, यानी जिन किसानों की उपज इन फसलों की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। समय बीतने के साथ यह भी देखने को मिला कि एमएसपी आने के बाद भी किसानों की समस्या समाप्त नहीं हुई है। कई जगह ऐसा होने लगा कि व्यापारी एमएसपी को ही अधिकतम कीमत मापने लगे। पहले जहां कभी-कभी खुली बोली में एमएसपी से अधिक दाम मिल जाते थे, वहीं अब अधिकांश खरीदार उसी कीमत के आसपास रुकने लगे। नीलामी में भी बोली अक्सर एमएसपी के आसपास ही सीमित रह जाती थी। यहाँ तक कि स्थानीय व्यापारी भी किसानों से कहते थे कि यदि आखिरकार आपको सरकार के पास एमएसपी पर ही बेचना है, तो अलग से परिवहन पर खर्च क्यों कर रहे हो? बेहतर होगा कि यही हमें बेच दीजिए। परिणाम यह हुआ कि जिस व्यवस्था को न्यूनतम सुरक्षा मूल्य के रूप में लाया गया था, कई मामलों में वही किसानों के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य बनकर रह गई। एमएसपी व्यवस्था की एक और चुनौती यह है कि इसका मूल्य पूरे देश के लिए लगभग समान होता है, जबकि खेती की लागत हर राज्य में अलग-अलग होती है। कहीं सिंचाई का खर्च अधिक है, कहीं मजदूरी महंगी है, तो कहीं खाद और बीज की कीमत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में एक ही एमएसपी सभी किसानों के लिए समान लाभदायक नहीं माना जाता है। इसके अलावा सरकारी खरीद प्रक्रिया में भी कई बार किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एमएसपी के अंतर्गत खरीद, भंडारण और वितरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एफसीआई, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सरकारी एजेंसियों के पास होती है। जब किसान अपनी फसल लेकर केंद्र पहुंचता है, तो कई बार उसे अलग-अलग कारण बताकर कई दिनों तक इंतजार कराया जाता है।
कभी गुणवत्ता की जांच, कभी कागजी प्रक्रिया और कभी खरीद क्षमता पूरी होने का बहाना सामने आता है। लेकिन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जितनी देर फसल खुले में पड़ी रहती है, उसके खराब होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी ओर यदि किसान ने खेतों के लिए बैंक से ऋण लिया है तो उसे बढ़ाकर ब्याज लगाकर बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वह लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता और मजबूरी में बाजार में उपलब्ध कम कीमत पर ही अपनी उपज बेच देता है। कई बार आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि कुछ लोग किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर बाद में वही फसल सरकारी खरीद केंद्रों में एमएसपी के हिसाब से बेच देते हैं। यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसान को और सबसे बड़ा लाभ बिचौलियों को मिलता है। सरकार स्वयं भी कई अवसरों पर यह स्वीकार कर चुकी है कि एमएसपी व्यवस्था वित्तीय रूप से उसके लिए एक बड़ा बोझ बनती जा रही है। सरकार किसानों से ऊंचे समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है, लेकिन बाद में उन्हीं अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड योजना के माध्यम से बहुत कम कीमतों पर लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। यदि उदाहरण के रूप में गेहूं को देखें तो सरकार उसे लगभग 19 से 20 रुपए प्रति किलो के आसपास खरीदती है, जबकि कई लाभार्थियों को वही अनाज केवल 2 रुपए किलो के दर से उपलब्ध कराया जाता है। दोनों कीमतों के बीच का अंतर सरकार को अपने बजट से वहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भंडारण की समस्या भी एक बड़ी चुनौती है। पर्याप्त गोदाम और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण हर साल बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाना पड़ता है और किसानों की मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। कई रिपोर्टों में हर साल सैकड़ों करोड़ों मूल्य का अनाज खराब होने की बात सामने आती जाती है। यानी एमएसपी व्यवस्था किसानों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन व्यवहार में इसके सामने कई प्रशासनिक, आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद रही है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच सरकार ने वर्ष 2020 में नए कृषि कानूनों को लागू करने का निर्णय लिया, जिनका उद्देश्य कृषि व्यापार में बदलाव लाना बताया गया। धन्यवाद।